हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैं सीडीपी करा रहा हूँ अभी, वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शैशवा काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 3 वर्ष तक होती है या फिर 2 से 3 वर्ष तक होती है। तो देखो जो यहाँ पर शैशवा काल की अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो देखो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं और वो टोटल कितनी है यहाँ पर, तो 4 होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मोड़ संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी गतिक अवस्था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें जो बालक होता है वो संज्ञानात्मक, मतलब कि कुछ ऐसे, मतलब जो से 2 से 7 वर्ष, मतलब वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में और संक्रियाओं के द्वारा जो है अपनी समझ को विकसित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है या फिर साधारण से आसान अवस्था की ओर बढ़ता है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा भी गया है, अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना कि जो विकास होता है वो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे कि अगर आप कोई पौधे की बात करें, जब वो उगता है, जैसे आप बीज बोएंगे तो उगेगा तो वो सामान्य होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे जैसे वो ग्रो होगा उसका विकास होगा वो विशिष्ट। जैसे कि पत्तियाँ आ जाएंगी, उसमें जड़ें बहुत सारी हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास कहा जाता है, सहयोग देना कहा जाता है, सहभागी अधिगम कहा जाता है या फिर सहयोगात्मक अधिगम यहाँ पर बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहयोग देना। इसमें कह रहा है कि वयस्क सहयोग से सामंजस्य वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर सहयोग देना। तो इस तरीके से क्या होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जेडपीडी, यहाँ पर जो जेडपीडी होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कुछ स्तर तक, जैसे अगर हम सब बात करें यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, सपोज़ कि कोई बालक यहाँ पर है, वो हाथी, उसको खिलौना एक दिया जाता है और वो 3 पैर यहाँ पर क्या करता है, सीधे सीधे जोड़ देता है, लेकिन चौथा पैर यहाँ पर नहीं जोड़ पाता है। तो जब कोई यहाँ पर बड़ा व्यक्ति या फिर समझदार व्यक्ति आ करके उस पैर को वो सीधा जोड़ देता है, जैसे कि अगर उसको नहीं जोड़ना आता था तो वो बच्चा इस तरीके से जोड़ता, लेकिन व्यक्ति आकर के, समझदार व्यक्ति आकर के या फिर जानकार व्यक्ति आकर के वो आता है और यहाँ पर इस पैर को, चौथे भी पैर को हाथी के यहाँ पर क्या करता है, वो सही से जोड़ देता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो विकास यहाँ पर बीच का गैप है इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, जेडपीडी या फिर समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब कोई वयस्क सहयोग से वो क्या कर लेते हैं, सामंजस्य, मतलब उसमें ढल जाते हैं, उसे सहयोग देना कहा जाता है या फिर ढांचा या फिर पाण मचान भी बोला जाता है यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सहयोग देना, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसको कि अवधारणा भी बोलते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती? अनुकूलन कहलाती, आत्मसातकरण कहलाती, समायोजन कहलाती या फिर अहम केंद्रितता कहलाती है। तो यहाँ पर जो है समायोजन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कोई भी बालक है उसका जो ओल्ड स्कीमा है उसमें अगर वो नई जानकारी को शामिल करता है तो जब वो नई जानकारी को शामिल करेगा तो पुरानी जानकारी को क्या कर देता है, वो हटा देता है या फिर कह सकते हैं पुरानी जानकारी में वो समायोजन कर लेता है नई जानकारी को। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम केंद्रित से यहाँ पर के बजाय सामाजिकृत होती है, या फिर सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित हो जाती है, या फिर जीववादी के बजाय यहाँ पर सामाजिकृत हो जाती है, या फिर परिपक्व के बजाय अपरिपक्व हो जाती है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो मध्य बाल्यावस्था में जो बालक की भाषा होती है वह सामाजिकृत के बजाय वहाँ पर अहम केंद्रित होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल हैं, बच्चों का एक कोने में बैठना शामिल है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम शामिल है, या फिर वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हस्तपरक जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो खुद करके जब सीखते हैं तो यहाँ पर प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि जो है उच्च स्तरीय है, स्थानिक है, शारीरिक गतिबोधक है, संगीतमय है या फिर भाषाई बुद्धि। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पर, और इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो वो खुद का बनाया हुआ यहाँ पर संगीत, जब वो मधुर संगीत गाता है या फिर यहाँ पर वो प्रिपेयर करता है या फिर परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी जो बुद्धि होगी यहाँ पर संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या करना यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो नीतिपरक है, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है या फिर सही दृष्टिकोण वाला है। देखो जब भी लड़कों और लड़कियों में भेदभाव की बात की जाती है तो यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता आ जाती, लिंग पक्षपाती भेद आ जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। देखिए ये ज़्यादा बहुत क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, साथ साथ में समझते चलना होता है, और मेन होता है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जो यहाँ पर सीडीपी है वो समझ में आने वाली है। और सीटेट में यही मेन फंडा रहता है कि आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर सीडीपी की प्रैक्टिस करके जाते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, हमें किनको यहाँ पर जो है ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ सीटेट की। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुकूल बदलना यहाँ पर है। बच्चों से व्यवस्था के अनुकूल यहाँ पर बदल देना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बना देना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप बना देना है या फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप बना देना है। तो चलिए बताइए, क्योंकि अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है तो व्यवस्था को जो है बच्चों के अनुसार आपको बनाना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तालमेल बैठाने वाली होनी चाहिए, संप्रेषक और व्याख्याता की होनी चाहिए, सुगमकर्ता की होनी चाहिए या फिर निर्देशक की यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुगमकर्ता की होनी चाहिए। अगर एक कोई टीचर अपना जो है क्लास में पढ़ा रहा है और वो ज्ञान की रचना करना चाहता है तो एक जो टीचर है उसकी फैसिलिटेटर मतलब कि सुगमकर्ता की यहाँ पर भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की,
तो इसलिए आपको क्या करना है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे यहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। बस आपको क्या करना है, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, एक फैसिलिटेटर की तरह उनको जो है यहाँ पर गाइडेंस उनको देनी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही आपको लॉक करना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिभाशाली बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं होगी इन ऑप्शंस में। तो ए ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये तो होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च आत्म क्षमता, ये भी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये भी यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों में होती है क्षमता। नेक्स्ट है कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, देखो निम्न औसत के तो होंगे ही नहीं, अगर वो निम्न औसत के होंगे तो वो प्रतिभाशाली कैसे होंगे, इसलिए यही ऑप्शन जो है निगेटिव है और नहीं पूछा था, तो निगेटिव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ यहाँ पर प्रवृत्त होगा। ए ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी ऑप्शन है कि व्यक्तिगत मूल्य और डी ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, तो यहाँ पर अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दंड और पुरस्कार का जो यहाँ पर पहला वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों जो कि अधिगम करता है को वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को क्या चाहिए, ए ऑप्शन विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी ऑप्शन है कलन विधि या फिर एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर डी ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखो जो भी क्लासेस होती हैं सभी बच्चे आपस में क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, किसी में कोई यहाँ पर जो है क्वालिटी पाई जाती तो किसी बच्चे में अलग तरीके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना क्लास में, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि जो बाल विकास का सिद्धांत है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल होता है, तो इसलिए क्या है, ये नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल होते, तो ये भी गलत। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, इसलिए यही गलत है। तो डी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है। ए ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखो हमें जब भी असेसमेंट करना होता है, अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमें साथ साथ में असेसमेंट अब करना होता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट अब नहीं करना होता, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं ऑप्शन कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हम देखो क्लास में लगातार करते रहते हैं, तो क्या 2 ही बार में यहाँ पर करेंगे, शुरू में और अंत में, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। आपको बताना है कि यहाँ पर सृजनात्मकता से क्या संबंधित है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। तो चलिए बताइए यहाँ पर जो सृजनात्मकता से संबंधित ऑप्शन है, एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखो जो सृजनात्मकता है वो क्या होती, क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अपसारी चिंतन होता है, मतलब कि यहाँ पर ओपन एंडेड वाला जो थिंकिंग होती है उसको अपसारी चिंतन बोला जाता है। तो यहाँ पर बालक क्या करता है, अलग अलग वे में यहाँ पर सोचता है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर उसमें सृजनात्मकता क्रिएटिविटी आती है, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो देखो यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात की गई है, तो वाइगोत्स्की के कुछ टैग वर्ड हैं, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो एकदम से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। कभी भी आपको यहाँ पर वाइगोत्स्की दिखे अगर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना होता है कि अंतःक्रिया है या फिर नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो एकदम से करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर ए ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बी, सी और डी भी देख लेते हैं, क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो बी ऑप्शन देखते हैं, तो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार, देखो पुरस्कार और दंड पर तो यहाँ पर क्या है, होना ही नहीं चाहिए। वो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोहलर कहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, या कोहलबर्ग कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की तो ऐसा नहीं कहते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, तो ऐसा भी गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, शैतान थोड़ी ना होते हैं, वो तो क्रिएटिव होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। तो ए ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि यहाँ पर बच्चे जो त्रुटियाँ करते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है कि असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। सी ऑप्शन है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। डी ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखो जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। बहुत ही इजी यहाँ पर ऑप्शंस था और आप सभी को उम्मीद है सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के थे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।